पे भी मेरा सवाल है जो मैंने अभी डेटा है वो है नाउ इट इज डेप्रिशिएटेड 1.3% सिंस सितंबर। जब ऐसा रिटर्न आता है तो हमेशा एक कंसोलिडेशन फेज आता ही है। एंड दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी। ना सो गिर गया, हजार हजार पॉइंट गिर गया है, 700 पॉइंट गिर गया है। हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सो अब जो है 2024 एंड होने वाला है। आज हमारी चर्चा होगी मार्केट पर, क्योंकि रिसेंटली हमने कुछ सेशन से देखा मार्केट में इतनी वॉलिटिलिटी, प्लस जो एक सेलिंग प्रेशर था एफआईआईज का, और बहुत सारे कंसर्न्स हैं। सो वेयर आर वी एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स द ईयर एंड। सो आज हमारी इसी पर डिटेल्ड बातचीत होगी। सो टुडे आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी, ही इज मिस्टर सचिन शाह। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। So he is the executive director of MK Investment Managers and the fund manager of their longest running flagship PMS MK Capital Builder. Hi Sachin, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। Yes. So it will be a special and a healthy conversation because बहुत सारे अब साल खत्म होने वाला है, इन्वेस्टर्स जानना चाह रहे हैं कि मार्केट में आखिर ये हो क्या रहा है और अब नया साल जो है वो कैसा होने वाला है। ये पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो लोग अभी नए हैं प्लीज उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल रात जो है यूएस फेड का डिसीजन भी आया। बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं, एक तो मैं जीडीपी के, अगर हम फिगर्स देखें, जीडीपी के आंकड़े इतने खराब आंकड़े इस बार रहे हैं, दैट इज 5.4% इन दिस क्वार्टर, जो बहुत बड़ा कंसर्न था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी खराब नंबर्स जो हैं आए हैं, और इन्फ्लेशन का कंसर्न है, रुपया कमजोर है। तो आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? श्योर, आई एग्री विथ यू। ऑल द हेडलाइंस नंबर्स जो भी है वो काफी वीक है एट द मोमेंट। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन. There is always two step forward and one step backward kind of a scenario. In all the businesses, whether it is economy, whether it is stock markets, all across, it is always like that. And this kind of small, if at all I can use some word like a setback, are always always possible and they always keep on happening. बट अगर आप थोड़ा सा इसको होराइजन को थोड़ा लंबा करते हैं और अगर हम सोचते हैं नेक्स्ट 2 साल 3 साल 4 साल, तो जनरली थिंग्स प्लान टेंड टू प्ले आउट प्रीटी वेल. और वो हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंडिया के जो फंडामेंटल्स है आज की तारीख में, वो शायद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है लास्ट 20 से 25 साल की मेरे करियर में. एंड जैसे अगर आप देखें तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, we have हम्म। upwards of $650 billion resource. It हाँ। is one of the strongest, more than 12 month के अपने फॉरेक्स का कवर है. सो दैट इज समथिंग व्हाट इज वेरी गुड. सेकेंड, आपने अभी ये भी कहा कि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है टू 85 रुपीज और समथिंग लाइक दैट. बट हमें ये देखना चाहिए कि रुपी एवरी ईयर पहले कितना डेप्रिशिएट होता था और अभी कितना हो रहा है. तो अगर आप देखते हैं 2014 के पहले, तो वहां पे एवरी ईयर करीब करीब रुपी यूज टू डेप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 5% पर एनम. हम्म। बट लास्ट 10 साल में ये इसमें भी एवरेज मैं कम. रुपये पे भी मेरा सवाल है, जो मैंने अभी डेटा है वो है नाउ इट इज डेप्रिशिएटेड 1.3% सिंस सितंबर। आप तो आंकड़ा खैर काफी ज्यादा बता रहे हैं 2014 से पहले का। 2014 में एवरी ईयर वो 5% पर एनम होता था. अभी लास्ट 10 साल से वो कम हो गया है और वो सिर्फ अभी 3% एवरी ईयर डेप्रिशिएट होता है. आप जो बता रहे हैं सितंबर में सिर्फ 1.1% हुआ है वहां से यहाँ तक. हाँ, तो 1.3%। एक्चुअली स्पीकिंग रुपी अभी काफी स्टेबल है रिलेटिव टू व्हाट वी वर इन द पास्ट. और इसका कारण यही है कि आज हमारे एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं.
both on the manufacturing side and also on the services side. अपने services side में बहुत ही surplus exports होते हैं, so which is a very strong thing which is happening. And another very important thing we have to understand that जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे नेक्स्ट 3 4 5 साल का हम लोग सोचते हैं, क्योंकि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, इंजीनियरिंग है, पावर इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट्स में जब हम लोग मीटिंग्स करते हैं तो हमें ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है कि इन लोग के पास अभी एक्सपोर्ट के ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और नेक्स्ट 2 3 4 साल में इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स भी अभी नेक्स्ट 2 3 4 साल में काफी बढ़ने वाला है फ्रॉम द इंडिया साइड। So what I'm trying to tell you is that today there are a lot of very strong foundation. आज अगर अपनी बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर देखते हैं तो अभी जब अपने आरबीआई गवर्नर जो अभी जस्ट 1 महीने या 15 दिन पहले जिन्होंने अपना रिटायरमेंट हुआ है, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, जो हेल्थ है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट सो मेनी डेकेड्स। सो ओवरऑल अपना फाउंडेशन आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा कंजम्पशन, थोड़ा सा स्पेंडिंग कम हुआ क्योंकि अप्रैल टू जून महीना जो था, जो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स में जीडीपी डेटा जो थोड़े से कम आए, उसका मेन कारण यही था कि फर्स्ट 6 मंथ्स में इलेक्शन का टाइम था, तो उसके कारण गवर्नमेंट को जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स, वो ठीक से वो कर नहीं पाए क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स को वो लोग कर नहीं सकते हैं, मशीनरी दूसरी जगह पे यूटिलाइज होती है एंड ऑल ऑफ दैट, ग्राउंड मशीनरी जो होती है। सो नाउ अभी नेक्स्ट 3 से 4 महीना में वो स्पेंडिंग वापस, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव सीन। आप पूरे वर्ल्ड में जाके देख लीजिए, 10 साल 15 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आज की तारीख में शायद कहीं पर भी नहीं है इन सो मेनी कंट्रीज। तो वहां पे मिलिट्री कूप हो रहे हैं, सिविल वॉर्स हो रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, टुडे इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स विल आल्सो बी अट्रैक्टेड। आपने शायद ये भी बताया कि आई एम जस्ट कवरिंग सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई एम प्रीएम्प्टिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस। सो या आपने शायद ये भी बताया कि कोई बात एफआई, नहीं, मैं डिटेल में आपसे उस पे भी आंसर ले लूंगी। तो एफआई की आपने बताया कि काफी सेलिंग हुई है लास्ट 2 महीने में। हाँ। I would like to highlight, some very interesting points, facts over there. एफआईआई ने अप्रैल टू सितंबर तक अगर इक्विटी मार्केट में खाली देखते हैं तो ऑलमोस्ट ₹2 लाख करोड़ का बाइंग किया था, राइट। अभी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में उन्होंने सेलिंग किया है और वो सेलिंग है करीब करीब 1,40,000 करोड़। यानी कि अप्रैल फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर भी अगर मैं देखता हूँ, सॉरी व्हाट आई मेंट इज जनवरी टू सितंबर, पहले 9 महीने में, बिकॉज एफआईआई जनरली कैलेंडर ईयर देखते हैं, तो जनवरी टू सितंबर पहले 9 महीने में उन्होंने 2 लाख करोड़ का बाइंग किया था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2.5 महीने में उन्होंने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का सेलिंग किया है। कंप्लीट सेल ऑफ। तो, तो अभी भी उनका 50-60 हजार करोड़ का नेट बाइंग है ये कैलेंडर ईयर में इक्विटी मार्केट में। और अगर आप दूसरी साइड देखते हैं तो डेट अभी मार्केट्स, 2 दिन पहले भी सचिन, अभी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी 2 दिन पहले भी बाइंग था। अब अगेन जो है वो इट इज एन एस्टिमेशन और द प्रोजेक्शन भी से कि अब जो दोबारा जो है वो चाइना मार्केट में मूव कर सकते हैं। हाँ जी, तो आई विल कम टू दैट पॉइंट इन अ बिट। मेरा ये कहना था कि इंडिया के डेट मार्केट्स में अगर आप देखते हैं तो जनवरी से अभी तक एफआईआई ने 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है। हम्म। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहां पे उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है, उनको करेंसी भी काफी स्टेबल दिखती है कंपेयर टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया कि अभी ढाई हाँ। से डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो पहले 5% हुआ करता था, हम्म। राइट। तो ओवरऑल आई थिंक सिचुएशन इज fairly strong. If you think about it, what we were 3 years back, 5 years back, 7 years back, वहां से हम लोग बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में है। और जब मार्केट लास्ट 1.5 2 साल में काफी बढ़ा है, ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न आया है, जब ऐसा रिटर्न आता है तो हमेशा एक कंसोलिडेशन फेज आता ही है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। अर्निंग सीजन भी जो इसे आपने बताया कि थोड़े से
मैं सचिन अभी आपसे अर्निंग सीजन पे भी, मेरा अगला सवाल अर्निंग सीजन पे ही है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने ये ब्रॉडर टर्म की बात करी, अभी आई थिंक 2 डेज बैक ही मेरे से कोई सवाल पूछ रहा था, क्योंकि जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं है, उनको लगता है कि ये ट्रैप हो गया है लास्ट 2 डेज से जो हमने इतना सेल ऑफ देखा। सो आई ट्राई टू हेल्प देम आउट। मैंने यही बोला कि अगर हम ब्रॉडर या वाइडर टर्म पे देखें, अगर हम इंडेक्स देखें, सो दैट इज नॉट दैट मच, राइट? एब्सोल्युटली राइट। इतना सो गिर गया, हजार हजार पॉइंट गिर गया है, 700 पॉइंट गिर गया है। हाँ, पर वो तो आपके बेस लेवल है। जब आपका 80,000 इंडेक्स होता है और जब 1,000 पॉइंट गिरता है, तो एज अ हाँ। परसेंटेज इट्स नॉट वेरी मीनिंगफुल, राइट? जब 40,000 का इंडेक्स था और अभी वो टाइम पे अगर 1,000 पॉइंट गिरता है तो वो अलग चीज होती है। सो यू हैव टू ऑलवेज ट्रैक द परसेंटेज। और हम्म। अगर आज भी अगर आप देखते हैं तो ऊपर से बहुत सारे इंडाइसेस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब सिर्फ 3 से 5% गिरे हैं या मैक्सिमम 5 to 7% गिरे हैं। तो हम्म। वो हिसाब से अगर इतना सेलिंग इतने कम टाइम में इन्होंने इतना सारा ज्यादा सेलिंग कर लिया, जैसे मैंने बताया कि 2.5 महीने में ही 1.5 लाख करोड़ का सेलिंग किया, फिर भी ओवरऑल मार्केट काफी इट हैज होल्डेड वेरी वेल। सो दैट हम्म। इज आई थिंक अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट टुडे डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक फंड्स, जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज ने ये कैलेंडर ईयर में करीब करीब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. So we, हम्म। and plus of course retail investors would have also invested directly. So which means that today our markets are not dominated just by the foreign investors, but it is, हाँ, we have a very decent flow from the domestic investors also. डोमेस्टिक So इन्वेस्टर्स आल्सो। हम्म। yeah, I don't think ठीक it's है। too much of a worrying sign at this point in time. In fact, these are opportunities where good quality companies, blue chip companies आपको अच्छे reasonable valuations में मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि थोड़े टाइम पहले हम्म। बाजार इतना बढ़ गया था कि काफी सारी चीज के वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। तो ये जो करेक्शन है, इज अ टाइम टू एक्चुअली लुक फॉर सम बिजनेसेस विच आर गुड क्वालिटी बिजनेसेस, और वहां पे वैल्यूएशन अभी थोड़े रीजनेबल हुए, देन दैट इज वेयर यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो ये कहा जा सकता है 2025 जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आप आंसर ऑलरेडी देने वाले थे सचिन, वीक अर्निंग नंबर्स, जिस हिसाब से एस्टिमेट था, नंबर्स बहुत ही खराब रहे। लेकिन कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, हालांकि कुछ हद तक जो है नंबर्स कुछ कंपनीज ने अच्छे दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर में एनआईएम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो स्टेबल रहे हैं। और इनफैक्ट आईटी सेक्टर पे भी आपका टेक लेना चाहूंगी, क्योंकि जो कल फेड का डिसीजन रहा, मार्केट काफी गिरा है उससे। हालांकि जो है 25 बेसिस पॉइंट घटाया तो है, लेकिन जो एस्टिमेट था कि अब 4 की बजाय अब 2 करेंगे रेट कट। तो आपका क्या इस पे आउटलुक है? राइट। सो आपने एकदम सही कहा कि बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर के एक्चुअली अर्निंग्स काफी स्ट्रांग थे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी जो एनआईएम आपने बोला काफी डिसेंट थे, हम्म। बट आई थिंक उससे भी मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि असेट क्वालिटी। बिकॉज बैंक्स का तो काम है पैसा लेंड करना, और हम्म। जब उनकी रिकवरी ठीक से नहीं होती है तो असेट क्वालिटी काफी पुअर हो जाती है, वहां पे उनको बैड डेट्स होते हैं या राइट ऑफ्स होते हैं। तो वो बहुत ही कंट्रोल में है। वो कहीं पर भी अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है फिर भी उनके पेमेंट सब टाइम पे आ रहे हैं, which is where I'm saying that the banks have actually shown tremendous amount of strength. They have been very very resilient in the recent times. और जो हिसाब से हमें लग रहा है कि बैंक की शायद ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन उनकी बैलेंस शीट जो है, उनका फाउंडेशन जो है वो एकदम स्ट्रांग है, वहां पे कोई भी वीकनेस एट द मोमेंट नहीं है। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6-12 महीना उनका ठीक ही रहेगा। और जनरली हमने देखा है कि ये जो थोड़े से स्लो डाउन होते हैं, वो 3 से 4 महीने में वापस पिकअप हो जाते हैं। अच्छा। आईटी हम्म। सेक्टर भी आईटी सेक्टर भी क्या है कि लास्ट 1-1.5 साल से या लास्ट 2 साल से वहां पे यूएस मार्केट में रिसेशन की सबको काफी डर था, देयर वाज लॉट ऑफ कंसर्न। फियर ऑफ हाँ, रिसेशन। बिगेस्ट कंसर्न। So because of that, all the US corporates were sitting on a huge pile of war chest, means they were all holding on to the cash and हम्म। they were not spending their money for new projects.
बट जो हिसाब से वहां पे भी अभी न्यू पॉलिटिकल चेंज होने वाले हैं, मतलब ऑल ऑफ अस नो दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड ही विल बी नाउ become he will be taking up the chair in less than a month. So Yeah. when that happens, I think the confidence of the US corporates is at a different level, because Mr. Donald Trump has proven in the past and he's always been very business pro. तो हम्म बिजनेसेस को एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। तो हमें तो ये लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट यूएस कॉर्पोरेट जो इतने लास्ट 1.5-2 साल से स्पेंडिंग कम करके बैठे थे, हम्म अभी उनका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है और वो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। जब वो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो आईटी सर्विसेज कंपनीज को नेचुरली काफी अच्छा डिमांड आएगा, and that is what is going to hold the IT stocks, I mean stock prices for the next, I would say, 12 to 18 months at least. So that is one thing that we are very confident about. I हम्म think ऑटो का भी जो रिजल्ट थे वो थोड़े से वीक थे इस बार। बट हमें एक चीज समझना चाहिए कि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी ठीक थी, सिर्फ डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन है। बट जो हिसाब से अभी फेस्टिवल सीजन है, जो हिसाब से वेडिंग सीजन है, आई हम्म। थिंक से 4 महीने में ऑटो विल ऑल्सो रिवाइव। बिकॉज हमें अपनी ये यंग एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है आज की तारीख में, इंडिया हैज द यंगेस्ट एंड मोस्ट एस्पिरेशनल पॉपुलेशन। when you have that kind of population, the demand is very secular Yeah. and the demand cannot remain suppressed for too long. So we हम्म are fairly confident that auto में भी demand काफी अच्छी आई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ट्रम्प का जिक्र किया, तो ट्रम्प पे ही मेरा सवाल है। ट्रम्प इज वेरी कीन ऑन द प्रो क्रिप्टो पॉलिसीज, जिसका असर जो है हमने स्पेशली बिटकॉइन पे देखा, विच हैज क्रॉस्ड 107 के डॉलर लास्ट वीक। बट अभी आई थिंक आज जो है वो फिर से 100 के नीचे गिर गया है। सो बिटकॉइन पे और क्रिप्टो करेंसी पे आपका क्या व्यू है? इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट? फ्रैंकली हमारा क्रिप्टो पे कोई व्यू नहीं है, हमें ये चीज समझती नहीं है। जस्ट और जनरल, क्योंकि ये चीज ना काफी इन्वेस्टर्स को ल्योर करती है, बिकॉज इट्स अ वे टू रिस्की एंड अ वे टू प्रॉफिटेबल ऑल्सो। नो आई अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैं यही बोलना चाह रहा था कि एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो क्रिप्टो है, करेंसी बोलते हैं सब लोग, क्रिप्टो करेंसी, हाँ हाँ। ये करेंसी आज तक एक भी सेंट्रल बैंक ने एक्सेप्ट नहीं की। यस। आप फेड ले लीजिए, आप चाइनीज गवर्नमेंट ले लीजिए, आप यूरोपियन के कोई भी ईसीबी देख लीजिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक देख लीजिए, कहीं पर भी एशिया में, तो कोई भी सेंट्रल बैंक ने ये करेंसी को अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है। किया है। इनफैक्ट यूएस फेड, मतलब काफी लोग को ये लग रहा था क्या, क्योंकि आपने बताया अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी प्रो क्रिप्टो एंड ऑफ हम्म। कोर्स मिस्टर इलॉन मस्क इज आल्सो नाउ या सपोर्टिंग या। डोनाल्ड ट्रंप। इलॉन मस्क हैज बीन आई वुड से पॉजिटिव अबाउट क्रिप्टो फॉर क्वाइट सम टाइम। हम्म तो काफी ये सबके दिमाग में चल रहा था कि अभी तो यूएस फेड क्रिप्टो में आ जाएगी या बिटकॉइंस में आ जाएगी, राइट। हम्म। बट कल ही यूएस फेड का बहुत क्लैरिटी से मिस्टर पॉवेल का क्लियरली स्टेटमेंट आ चुका है कि हाँ। यूएस फेड हैज नो प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो और बिटकॉइन और एनी ऑफ दोस थिंग्स, राइट। So I would say that, and even at this point in time, we feel it's fairly speculative and it is beyond our understanding. That's why very difficult for us to comment. ओके। सचिन, रुपी पे आपका टेक अगेन, जो आप पहले बता रहे थे, बिकॉज इट हैज आपने ऑलरेडी बता ही दिया है। सो जस्ट Yeah. टेक, या, लाइक हाउ मच स्कोप वी कैन सी इन दैट? इज इट अ अपॉर्चुनिटी और इट कैन बी अ रिस्क? No, I will tell you the way you should look at it. See, क्या होता है कि हर एक इंडिया की एक 10 ईयर इंडिया की एक इन्फ्लेशन होती है और यूएस की एक इन्फ्लेशन होती है। वो दोनों के इन्फ्लेशन जो डिफरेंशियल होते हैं, दैट इज जनरली व्हाट अलाउज द रूपी टू डेप्रिशिएट। मतलब अगर आपका इंडिया का इन्फ्लेशन 7% है और यूएस का इन्फ्लेशन 2% है, तो जनरली क्या होता है कि यूएस का इंटरेस्ट रेट भी 2% होता है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट 7% होता है, तो दैट मीन्स वो 5% का जो गैप है उतना ही आपका रूपी डेप्रिशिएट होता है। हम्म लास्ट 5 से 7 साल में ये जो 5% का गैप था, वो अभी करीब करीब 2.5 से 3% हो चुका है।
in the sense that the US 10-year treasury is trading at maybe 4.3, 4.4%, and India is trading at about 6. India के 10-year GSEC जो है are trading at 6.7, 6.8, which means this gap has now narrowed to as low as 2.3, 2.4%, or maybe 2.6%, in that range, 2.5 to 2.7%. Because of that, the rupee depreciation also now is expected to be just about 2.5 to 3%, versus what it used to be 5% annually. So I think it's a very positive thing. I think ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि कोई ऐसा कोई बोले कि रुपी 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा. हमें जरा भी ये चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए. We are in a very very strong position. हाँ, it can always be 2.5%, 3%, which is another 1.5, 2 rupees. उतना हो सकता है 86, 86.5. That too over the next 6, 7, 8, 9 months. ऐसा तुरंत एक दिन में कुछ नहीं होता है. हाँ. So that is how we should look at it. ओके. थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके आपसे एक अगला सवाल मेरा होगा. PMS, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, विच इज स्पेशली मेंट फॉर द HNIs. उसका जो हमने फ्लो देखा है, एक तो आपसे उस पे राय लेना चाहूंगी, और साथ ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी काफी जो है ट्रेंड में है. सो व्हाट्स योर टेक? देखिए, PMS और AIF, ये जैसे आपने बताया, वो इट्स अ प्रोडक्ट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड ट्रस्ट एंड HUF एंड बिकॉज PMS में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है ₹50 lakhs फॉर एनी वन PMS हाउस, एंड इन AIF मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है ₹1 crore, राइट? तो सबसे बड़े एंट्री बैरियर है फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप ₹5,000 से भी शुरू कर सकते हैं. लेकिन why would still people do PMS and AIF, right? क्योंकि PMS जो है वहां पे आपको काफी कस्टमाइज सर्विस मिलती है, वहां पे आपको काफी फोकस्ड पोर्टफोलियोज मिल सकते हैं, वहां पे काफी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है जो आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलते हैं. फॉर You have एग्जाम्पल, to invest 50 lakh for that also. दैट इज ट्रू, राइट? नहीं, क्योंकि कस्टमाइज जब करना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में होते हैं लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, whereas म्यूचुअल फंड में, सॉरी, PMS में होते हैं सिर्फ few hundreds to few thousand investors. So obviously, PMS portfolio managers are able to give you that personal attention as an investor. If you are giving them 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 3 crore, whatever it is, right? So दैट इज द केस. उसमें क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ किस तरह से कस्टमाइजेशन होता है. हाँ, प्लीज. फंड्स में बहुत सारी स्कीम, मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स में 50, 60, 70 स्टॉक्स होते हैं, whereas in PMSs you can design a scheme with only 15 to 20 stocks. तो एक फोकस्ड अप्रोच हो जाता है, पूरा एक वेरी वेरी डिसिप्लिन हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट होता है. दूसरा, जैसे एक एग्जांपल है, there are some people who will say that we don't want to invest in sin stocks. जैसे sin stocks यानी कि they don't want to invest in, say, tobacco company, they don't want to invest in, say, alcohol, those are sin stocks, something like that, right? Because okay. मतलब ये हर एक का एक परसेप्शन है. So if somebody says मुझे, I don't want to invest in tobacco companies, I don't want to invest in alcohol companies, right? So we can create a portfolio for an investor where we don't invest in sin and in alcohol and tobacco companies. Or say there are some investors who say that I don't want to invest in a banking sector, I don't want to invest in a IT sector, maybe because he says that I already why own they are called sin stocks? नहीं, banking and IT is not a sin stock. No. You have mentioned tobacco and alcohol companies. हाँ, मतलब sin, मतलब वो बोलते हैं कि these are not good habits, right? Having tobacco and alcohol. That is why they don't want to participate in those businesses, because when you are buying those businesses, you become owners of those business. So they say we don't want to make profit by selling these products and which will harm people's health. That is their perception. Everybody has their own perception, right? So similarly, there is say we have an investor who owns an NBFC company. So he said, please, curate a portfolio for me where you don't own any financial services, because he says that I already have so much exposure as an owner of an NBFC company. I don't want to take any more exposure. So
और से वी हैव एन इन्वेस्टर हु वर्क्स विद एन आईटी कंपनी, तो उनके पास काफी ईसॉप्स है वही आईटी कंपनी के, तो उन्होंने बोला आप आपको जो लेना है ले सकते हैं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स मत लीजिए। अभी इस तरह का कस्टमाइजेशन जो है आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिल सकता है। अच्छा। Another, this is one type of customization. Now हाँ। there is another part of customization. फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड जो है वहां पे आपको फिक्स फीस देने होते हैं। आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कम पॉजिटिव हो, कम नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उनके फीस फिक्स्ड होते हैं, वेदर इट इज 1.5%, 2%, 2.5%, जो भी है। हम्म। Whereas in PMS we have the option of giving you performance based fees, कि अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा तभी हम आपसे फीस चार्ज करेंगे। वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ ओनली फिक्स फी। You या। also have the option of a combination of a small fixed fee and some performance fee, right? So a हम्म। lot of this customization is possible under PMS and some bit also under AIF. That is why there is a product which is where people are interested in something like this. And of course, this is called an alternate asset class. AIF में तो अभी और एक चीज हो चुकी है कि जैसे PMS में we generally invest only in listed equities. But AIF में you can invest not only in listed equities, but you can also invest in, या जो companies, you can also invest in other asset classes like real estate. You can हाँ। also invest in asset classes like what you say bond markets, like private credit के भी अभी AIFs काफी आ चुके हैं. So हम्म। you know there are multiple asset classes which you don't get in a typical mutual fund, are available under this alternate asset classes, whether it is AIF or PMS. So these are some of the reasons why PMS and AIF have become very popular among the high net worth individuals and corporate clients, because they all want little higher returns, little more customization to their portfolio. They हम्म। wanted to curate to their own profile. अब आपके इस प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे अभी कोई 75 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई अभी मेरे को फुल सेफ्टी चाहिए, then we हाँ। can create a portfolio for them with only large caps, only blue chips. Whereas somebody who's a 25, 30-year-old who says that, I want a combination of mid cap, small cap, large cap, so we can curate a portfolio according और to them. Like, एक्सपोजर इन इक्विटी बेसिकली। correct. So, हाँ। accordingly, there are a lot of customization possibility, which is why people are more attracted to PMS and AI. हम्म। आखिरी सवाल होगा आपसे सचिन इस पॉडकास्ट पर। एक जनरल आउटलुक 2025 के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अब देख ली हैं इस साल 2024 में। एक इन्वेस्टर को क्या अप्रोच लेके जो है अपना पोर्टफोलियो में वो चलना चाहिए, कैसे वो स्टार्ट करे, और कितना परसेंटेज जो है आप सजेस्ट करते हैं कि वो कैश में रखे, या क्या अप्रोच लेके चले? सी, मेरे लास्ट 25 इयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज द मोस्ट डिसिप्लिन स्टाइल। आपको डिसिप्लिन से ये काफी इन्वेस्टिंग करना चाहिए इक्विटी के अंदर, हम्म। राइट? तो यू शुड नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट्स, फर्स्ट पॉइंट। आपको धीरे 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 हर एक लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप या तो एसआईपी कर लीजिए, या फिर आप जब भी आपके पास लिक्विडिटी है आप पर्टिकुलर अमाउंट उसमें से हमेशा इन्वेस्ट कर लीजिए। और आपने पूछा कि कैश लेवल्स कितना होना चाहिए, कितना हाँ। होना, तो ये है ना एक आपके एट विच लाइफ साइकिल में आप कहाँ पर है उससे डिपेंड होता है। तो एक क्लासिक थंब रूल होता है, 100 माइनस योर एज। माइनस योर एज, एग्जैक्टली, या। अगर आप इफ यू आर 25 इयर्स ऑफ एज, तो 100 - 25, तो 75% ऑफ योर सेविंग्स should generally be in equity markets. इक्विटी। As you grow older, obviously this will keep on coming down, because as I said, once you are या 75, इक्विटी में एक्सपोजर कम होता जाता है, या। so this is a very nice thumb rule जो इसको डिसिप्लिन से फॉलो करेगा। I have seen it creates it, it's a wonder, it's a wonderful formula, and it is magical. Trust me for this, people who do it this in a disciplined way have been very very happy about it. या। चलिए, थैंक यू सो मच सचिन फॉर ज्वाइनिंग इन इनटू अ पॉडकास्ट। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी आपसे बातचीत बरकरार रहेगी। Thank you very much, it's a pleasure, thanks a lot. चलिए,
तो ये थी आज की हमारा डिटेल डिस्कशन इक्विटी मार्केट पर। आप बने रहिए ओमाय फाइनेंस के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।